प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटे, आज मैं आपको नाटक किसे कहते हैं ये चैप्टर समझाने जा रही हूँ। अभिव्यक्ति और माध्यम का आप ध्यान से सुनेंगे। नाटक किसे कहते हैं? साहित्य की वह विधा जिसके पढ़ने के साथ साथ अभिनय भी किया जाता है, अर्थात नाटक करके दिखाया जाता है, उसे नाटक कहते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है। दृश्य का अर्थ होता है देखना। हम नाटक को रंगमंच पर अर्थात स्टेज पर देख सकते हैं। नाटक रंगमंच की एक प्रमुख विधा है, इसीलिए इसे पढ़ा, सुना और देखा भी जा सकता है। नाटक को हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। नाटक में चरित्र पात्र कैसे होने चाहिए? नाटक में पात्रों का बहुत महत्व है। नाटक में चित्रित पात्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पात्र चरित्रवान होने चाहिए, पात्र आदर्शवादी होने चाहिए, पात्र अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होने चाहिए, पात्र जीवंत तथा जीवन से जुड़े होने चाहिए, पात्र सामाजिक परिवेश से जुड़े होने चाहिए, पात्र कथानक से संबंधित होने चाहिए। अर्थात इसमें मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। अगर रावण का पाठ कर रहा है कोई लड़का, तो उसकी आवाज़, उसकी शक्ल सूरत या उसका हुलिया, उसकी हेल्थ हाइट रावण से मिलती जुलती होनी चाहिए, तभी लोगों को सुनने में, देखने में आनंद आएगा। अगर कोई बच्चा राम का पाठ अदा कर रहा है तो वो सौम्य स्वभाव होना चाहिए, शांत स्वभाव होना चाहिए और वो बड़े आराम से धीरे धीरे अपने संवादों को बोले, ताकि ऐसा लगे कि वो हूबहू राम ही स्टेज पर खड़ा हुआ है। तो हमें ऐसे पात्र लेने चाहिए जिनकी आवाज़ राम से मिलती जुलती हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें पात्र, उस कैरेक्टर के अनुसार ही पात्रों का चयन करना चाहिए। अगला है नाटक की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? नाटक की भाषा शैली निम्नलिखित प्रकार की होनी चाहिए। नाटक की भाषा शैली सरल और सहज होनी चाहिए। इसकी भाषा शैली स्वाभाविक तथा प्रसंगानुकूल होनी चाहिए, यानी स्वाभाविकता आनी चाहिए। जो नाटक आप खेल रहे हो उसके अंदर बिल्कुल रियलिटी हो और प्रसंग जो प्रसंग आपने दिए उसके अनुकूल ही भाषा होनी चाहिए। इसकी भाषा शैली पात्रानुकूल होनी चाहिए। इसकी भाषा शैली विषयानुकूल होनी चाहिए। इसकी भाषा शैली संवादों के अनुकूल होनी चाहिए। इसकी भाषा शैली सरल होनी चाहिए। नाटक और साहित्य की अनेक विधाओं में क्या अंतर है? संक्षिप्त में बताइए। साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि विधाएं आती है। नाटक भी साहित्य की एक प्रमुख विधा है, किंतु नाटक तथा अन्य विधाओं में बहुत अंतर है, जो इस प्रकार है। नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता है, किसी अन्य विधा को नहीं। नाटक रंगमंच की एक विधा है, किसी अन्य विधाओं के अंतर्गत कोई रंगमंच नहीं आता। मैं दोबारा समझा रही हूँ आपको। कविता हम खाली पढ़ सकते हैं, कहानी भी हम खाली पढ़ सकते हैं, उपन्यास हम पढ़ सकते हैं, निबंध हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जो नाटक है वो देख कर ही आपको समझ में आएगा। खाली पढ़ने से वो पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। खाली नाटक ही रंगमंच की विधा है जो स्टेज पर करके दिखाया जाता है। नाटक का अभिनय होता है, जबकि अन्य विधाओं का कोई अभिनय नहीं होता। नाटक को पढ़ा, सुना तथा देखा जा सकता है, जबकि अन्य विधाओं को केवल पढ़ा और सुना ही जा सकता है। नाटक में अभिनय का गुण विद्यमान होता है, जबकि अन्य विधाओं में ये गुण नहीं होता। नाटक का संबंध दर्शकों से होता है, जबकि अन्य विधाओं का संबंध पाठकों से होता है। नाटक एवं दर्शनीय विधा है, जबकि अन्य पाठनीय विधा है। पाठनीय अर्थ होता है पढ़ने योग्य विधा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हम कहानी को पढ़ सकते हैं, कविता को पढ़ सकते हैं, उपन्यास को पढ़ सकते हैं, निबंध को पढ़ सकते हैं, लेकिन नाटक को हम देख सकते हैं। नाटक ही खाली एक दृश्य विधान है जिसको हम रंगमंच पर देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटक के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डालिए। नाटक की रचना में विभिन्न तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है, जो निम्नलिखित है। कथानक या कथा वस्तु। नाटक में जो कुछ कहा जाए उसे कथानक अथवा कथा वस्तु कहते हैं। यह नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसी के आधार पर नाटक की मध्य और समापन मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: पात्र योजना और चरित्र चित्रण। यह नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। पात्रों के माध्यम से ही नाटककार कथानक को गतिशीलता प्रदान करता है। इसके माध्यम से ही वह नाटक का उद्देश्य स्पष्ट करता है। नाटक में एक प्रमुख पात्र तथा अन्य उसके सहायक पात्र होते हैं। प्रमुख पात्र को नायक अथवा नायिका कहते हैं। संवाद योजना अथवा कथोपकथन। संवाद का शाब्दिक अर्थ है परस्पर बातचीत अथवा नाटक में पात्रों की परस्पर बातचीत करने का तरीका।
संवाद योजना नाटक का प्रमुख तत्व है। इसके बिना नाटक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संवाद ही कथानक को गतिशीलता प्रदान करते हैं तथा पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करते हैं। नाटक में संवाद योजना सहज, सरल, स्वाभाविक तथा पात्रानुकूल होनी चाहिए। अभिनेता यह नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। इसके द्वारा ही नाटक का मंच पर अभिनय किया जाता है। अभिनेता के कारण ही नाटक अभिनय के योग्य बनता है। उद्देश्य साहित्य की अन्य विधाओं के समान नाटक भी एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। नाटककार अपने पात्रों के द्वारा इस उद्देश्य को स्पष्ट करता है। भाषा शैली यह नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि इसके माध्यम से ही नाटककार अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता है। नाटक की भाषा शैली सरल, सहज, स्वाभाविक, पात्रानुकूल तथा प्रसंगानुकूल होनी चाहिए। हम कथानक को कितने भागों में बांट सकते हैं? कथानक को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आरंभ, फिर है मध्य और फिर लास्ट है समापन। मैं इसके लिए आपको समझा देती हूँ कि अगर आरंभ नाटक का बहुत बढ़िया होगा तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने का। फिर बीच में मध्य जो होगा उसमें भी प्रभावपूर्ण बातें होनी चाहिए ताकि लोगों को देखने में बोरिंग ना लगे और वो नाटक को जल्दी से छोड़कर भाग ना जाए। अगला है समापन। समापन के अंदर मतलब उसका एंड भी बहुत बढ़िया होना चाहिए ताकि लोगों का अट्रैक्शन बना रहे और पूरा नाटक वो देख कर ही घर जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आरंभ, मध्य और समापन तीनों ही इंटरेस्टिंग होने चाहिए, तभी हमारा नाटक आगे बढ़ सकता है। नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा से क्या तात्पर्य? नाटक में स्वीकार के स्थान पर अस्वीकार का अधिक महत्व होता है। मैंने आपको एक दिन पहले भी समझाया था कि हर एक चीज़ के अंदर अगर आप हाँ करते रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए विरोधात्मक शब्द होने चाहिए और अस्वीकार वाले शब्द होने चाहिए। यानी एक व्यक्ति जो बोल रहा है दूसरे को उसकी वो बात अस्वीकार है और वो अपनी बात को रखता है तो नाटक में बड़ा मज़ा आता है। नाटक में स्वीकार तत्व के आ जाने से नाटक सशक्त हो जाता है। कोई भी 2 चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। रंगमंच में कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं किया जाता। वर्तमान स्थिति के प्रति असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों के समावेश से ही नाटक सशक्त बनता है। यही कारण है कि हमारे नाटककारों को राम की अपेक्षा रावण और प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप का चरित्र अधिक आकर्षित करता है। इसके विपरीत जब जब किसी विचार, व्यवस्था या तात्कालिक समस्या को किसी नाटक में सहज स्वीकार किया गया है वह नाटक अधिक सशक्त और लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाया। इसीलिए नाटक में अस्वीकारता के शब्द होने चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी कल कराएंगे।